नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 2025 की चुनाव से पहले जो 2024 में चुनाव हो रहे हैं उसका बड़ा असर 2025 चुनाव के प्रत्याशियों एवं 2025 के चुनाव की रणनीति तैयार हो जाएगी। नवंबर में चुनाव जब होंगे तो उसके से पहले ये बात तय हो रही है कि कौन से राजनीतिक दल के घटक दलों का परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत करेगी। दरभंगा के 10 विधानसभा सीट की हम बात करें तो यहाँ पर केवल एक विधानसभा जो आपको ग्रामीण है वो केवल महागठबंधन जीती थी। बाकी 9 विधानसभा पर एनडीए अलायंस का कब्जा था, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी ये दो का कब्जा रहा 9 में। अब एक विधानसभा अगर महागठबंधन जीता तो वो है ललित यादव के अपने प्रभाव से। अब सवाल ये है कि जो विधानसभा चुनाव हारी महागठबंधन उस पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसका विद्यमान हम लगातार जो समीक्षा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अगर बहादुरपुर विधानसभा की बात करें तो बहादुरपुर विधानसभा में मदन सहनी आर.के. चौधरी को चुनाव हरा करके वो विधायक बने और फिर मंत्री बने। पहले भी वो मंत्री रहे थे, तो मदन सहनी भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में रहेंगे। मदन सहनी पूरे क्षेत्र में अपने पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। कुल 37 पंचायत बहादुरपुर क्षेत्र में आता है। बहादुरपुर विधानसभा की 37 पंचायत पर देखिए, जो सर्वे बिहार मिथिला न्यूज़ का है वो हम लगातार बता रहे हैं। 30% लोग हर चुनाव में जो वर्तमान प्रत्याशी होते हैं उससे नाराज़ होते हैं, यानी उसके खिलाफ वोटिंग होती है। तो ये 30% दूसरे खेमे को जा सकता है। और बता दें, यहाँ मुख्य विपक्षी दल में खड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से आर.के. चौधरी। आर.के. चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि जब से चुनाव हारे बहादुरपुर क्षेत्र में उन्होंने जनता को दर्शन तक नहीं दिया। देखिए, चुनाव जीतना और हारना मुख्य बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप हारते भी हैं तो भी आपको अपने जनता वोटरों से संपर्क बनाए रखना चाहिए। आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप 2200-2400 वोट से हारे हैं। ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, लेकिन आपने ना जनता के बीच में जा कर के अपनी छवि को धूमिल किया है, जिसका असर आप किसी भी विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे तो आर.के. चौधरी को थोड़ा सा नुकसान होगा। अब आर.के. चौधरी का ध्यान हायाघाट विधानसभा क्षेत्र पर रहेगा। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में ज़रा समझ लीजिए कि अगर एनडीए राजपूत को अगर वोट देती है तो कितने राजपूत को वोट दे सकती है। देखिए, सवर्णा सिंह ऑलरेडी गोराबराम से विधायक हैं, बीजेपी में हैं, उनको सीट मिलना तय है। पप्पू सिंह जो पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ थे, उसके बाद वो भाजपा आए। पप्पू सिंह अली नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं भाजपा से, हालांकि वहाँ भाजपा के मिश्री लाल यादव हैं, तो पप्पू सिंह भी राजपूत हो गए। अब अगर आर.के. चौधरी टिकट लेते हैं हाईघाट से तो 3-3, ये किसी को पच नहीं रहा है। सभी कह रहे हैं कि 3-3 राजपूत से, अगर क्योंकि जाति समीकरण तो देखा ही जाता है, ब्राह्मण जाति से देखे जाएंगे, फिर आपको अति पिछड़ा से देखा जाएगा, सभी अलग अलग जाति से एनडीए देखेगी। तो क्या 10 में से 3 राजपूत जाति को मिल सकता है? इस बात की चर्चा है कि दूर दूर तक नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति में आर.के. चौधरी का भविष्य थोड़ा सा दरभंगा के 10 विधानसभा से अलग हट गया है। अब हम बात करेंगे कि बहादुरपुर विधानसभा में कौन कौन हो सकते हैं। बहादुरपुर विधानसभा में मदन सहनी का दावा बरकरार है और नीतीश सरकार में मंत्री हैं, इसलिए मदन सहनी इस बार भी चुनाव में खड़े होंगे और पूरे जनता और क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हालांकि एम्स के मुद्दे पर उनका लगातार जनसंपर्क जारी है। वहीं दूसरी तरफ बता दें, भोला यादव राष्ट्रीय जनता दल से हैं। वो पहले हायाघाट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हायाघाट से चुनाव हार गए। ये उनकी गलती थी और ये इन्होंने स्वीकार किया। हालांकि बाद में उन्हें दिया गया था हायाघाट, लेकिन अगर वो बहादुरपुर से चुनाव लड़ते तो लोगों का कहना है कि वो चुनाव जीत सकते थे और विधायक होते। भोला यादव लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। उनके साथ 24 घंटे साय की तरह रहते हैं। लालू यादव का हनुमान भी कहे जाते हैं। इस परिस्थिति में उन्होंने ये बात ठान ली है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो बहादुरपुर से लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज़ को भी ये बातें कही।
अब सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल से भोला यादव और एनडीए से मदन सहनी, ये दोनों रहेंगे आमने सामने। बीच में जन सुराज का भी आना तय है। जन सुराज पार्टी के तरफ से कई संभावित उम्मीदवार हैं, जिसमें सुरेश सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। सुरेश सिंह का मुखिया है गोरियारी का, और कम से कम 10 पंचायतों में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर 10 पंचायत में हम कहें अगर अच्छी पकड़ है, 5,000 भी वोटर अगर हैं उनके, तो अगर 3,000 माने तो 35-40 हज़ार वोटर ऑलरेडी अभी ही सुरेश सिंह के पक्ष में हैं। तो ये 3 उम्मीदवार हुए जिनके बीच मुकाबला कांटे की हो सकती है, क्योंकि अगर जन सुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो मुस्लिम वोटर भी जन सुराज से जुड़ेंगे। तो इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर नुकसान एनडीए को भी हो सकता है और आरजेडी को भी हो सकता है। तो खासकर हम बता दें कि बहादुरपुर विधानसभा का समीकरण यह है कि मदन सहनी और भोला यादव दोनों रहेंगे मैदान में, और बीच में तीसरा विकल्प के रूप में सुरेश सिंह का नाम सामने आ गया है। अब बता दें दरभंगा शहरी विधानसभा का भी समीकरण उसी तरह है। दरभंगा शहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से जो संजय सरावगी, उनका इस बार भी दावा है। हालांकि इस बार उनको कहा जा रहा था कि जीत चुके हैं कई बार तो इन्हें मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। सुशील मोदी के काफ़ी नज़दीकी रहने के बाद अब सुशील मोदी नहीं हैं, लेकिन संजय सरावगी की अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो कई बड़े नेताओं के संपर्क में हमेशा रहते हैं, क्योंकि संजय सरावगी को भी कहा जाता है वो चाणक्य हैं। वो चाणक्य की तरह कार्य करते हैं, चाणक्य की तरह सोचते हैं, और उसी के हिसाब से वो लगातार चुनाव जीतते भी हैं। वो अपने विपक्षी को, विपक्ष के वोटरों को, विपक्ष के नेताओं को किस तरह प्रभावित करना है, ये संजय सरावगी की कूटनीति जनता को मालूम है। हालांकि संजय सरावगी जितनी बार जीत चुके हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ पिछले बार भी आक्रोश था, इस बार भी आक्रोश है। 30% लोग कहते हैं कि संजय सरावगी का चेहरा बदलना चाहिए। अगर उनका चेहरा बदला तो कौन होगा, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संजय सरावगी की तरह कोई ऐसा नेता नहीं है। एक नेता को पिछले बार जो राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़े थे अमरनाथ गामी, उसको देख लिया गया। अमरनाथ गामी की हालत भी नाजुक हो गई थी। अमरनाथ गामी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भाजपा में इसलिए आए कि शायद उन्हें भाजपा दरभंगा शहरी विधानसभा से टिकट दे दी। हालांकि अमरनाथ गामी अंदर ही अंदर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि वो चुनाव लड़ें दरभंगा शहरी विधानसभा से, लेकिन ये लोगों की माने तो दूर दूर तक संभव नहीं दिख रहा है। इस परिस्थिति में तीसरा विकल्प जन सुराज भी यहाँ पर है। अगर जन सुराज यहाँ सामने आता है तो शोएब अहमद खान का नाम तेज़ी से उभर रहा है, और शोएब अहमद खान लगातार क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। तो शोएब खान के आ जाने के साथ मुस्लिम वोटरों का भी रुझान शोएब खान के पक्ष में होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल से कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है तो ये बात लोग कह रहे हैं कि शोएब खान की तरफ मुस्लिम वोटरों का रुझान बढ़ेगा। इस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान होगा और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा। इन तमाम बातों को लगातार हम आपका विश्लेषण करते रहेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले ये विश्लेषण जरूरी है कि जनता किसे कहती है, और क्षेत्र की जनता की भी आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। और वो प्रत्याशी, देखिए गोपाल जी ठाकुर को इस बार एमपी चुनाव में क्यों नुकसान हो रहा था, इसलिए कि एक जो नैरेटिव फैलाई गई थी कि गोपाल जी ठाकुर क्षेत्र में कभी नहीं आए। कई जगह काले झंडे भी दिखलाए गए, लेकिन गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीत गए। इसी तरह इस बार भी चुनाव में जो विपक्ष है वो प्रेजेंट जो उम्मीदवार है उसके खिलाफ कहेगा कि वो क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद नहीं आए, जनता के लिए काम नहीं किए। इसलिए उन तमाम उम्मीदवारों को हम क्षेत्र में देखना चाहते हैं कि वो वास्तव में क्षेत्र में हैं या नहीं, या फिर कुछ लोगों के बीच आके सिमट के रह जाते हैं, उनके घर में शुभ अशुभ कार्य में जाते हैं, वहाँ जा कर के सबसे मिलते हैं फिर चले आते। इससे नहीं होगा। क्षेत्र में आपने क्या काम किया, इसका रूपरेखा और इसका समीक्षा अब जनता करेगी। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर पॉलिटिकल अपडेट हम आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे में उपलब्ध है। धन्यवाद।